हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। ये अप्रैल मंथ का पार्ट 1 है जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केरल। केरल ने राज्य में खेलों के बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। खेल के ये मैदान स्थानीय समारोहों और सामाजिक केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV C55 टेलीओएस-2 मिशन को लॉन्च किया है? तो इसरो ने जिन 2 उपग्रहों को PSLV C55 के माध्यम से लॉन्च किया है, वे 2 उपग्रह हैं सिंगापुर के। ऑप्शन डी। टेलीओएस-2 ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसमें सिंथेटिक एपर्चर राडार है जो 1 मीटर रेजोल्यूशन में डेटा प्रदान करने में सक्षम है। टेलीओएस-2 का प्राथमिक उद्देश्य शहरी नियोजन, आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और पर्यावरणीय निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह पर हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करना है। PSLV इसरो द्वारा विकसित अत्यधिक सक्षम तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। कई वर्षों से लगातार बेहतर प्रदर्शन के कारण इसे इसरो का वर्क हॉर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगुएल डियाज कैनल को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? मैगुएल डियाज कैनल ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं और इन्हें राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुना गया है। अगला चौथा क्वेश्चन है, सैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद जीत पर किस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया है? तो सैली सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रांड प्री 4 में महिलाओं की लंबी कूद जीत पर एशियाई प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई किया है। शैली सिंह लंबी कूद की भारतीय एथलीट हैं। शैली अपनी आयु वर्ग में जूनियर नेशनल लॉन्ग जंप चैंपियन है। वे अंडर 18 वर्ग में दुनिया की शीर्ष 20 लॉन्ग जंप की एथलीट में गिनी जाती हैं। अंडर 18 कैटेगरी में उनके नाम लंबी कूद का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किस राज्य के साथ 20 अप्रैल 2023 को अंतर राज्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बॉर्डर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसे लेकर तनाव देखने को मिलता था। दोनों राज्यों के बीच समझौते से सीमा से सटे 123 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। यह समझौता ऐतिहासिक दृष्टि से जनसांख्यिकीय प्रोफाइल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि इन विवादित गांवों के संबंध में यह समझौता अंतिम होगा और भविष्य में कोई भी राज्य किसी भी क्षेत्र या गांव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। समझौते के माध्यम से लगभग 800 किलोमीटर की असम अरुणाचल प्रदेश सीमा का विवाद समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 21 अप्रैल को। देश में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 2023 में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के लिए जो थीम का चयन किया गया है वह था विकसित भारत, नागरिक को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। केंद्र सरकार हर साल प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाता है। यह दिन पूरी तरह विभिन्न विभागों में भारत के सिविल सेवकों को समर्पित है। सिविल सेवा शब्द का
ओरिजिन ब्रिटिश काल से है। इसको मनाने का उद्देश्य अफसरों के कार्यों और प्रयत्नों की सराहना करना और प्रोत्साहन करना है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का क्या हिस्ट्री है? देश के पहले गृह मंत्री, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नागरिक सेवाओं को राष्ट्र निर्माण के एक आवश्यक कंपोनेंट या यूनिट के रूप में मानते थे। 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में ऑल इंडिया प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में परीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने पहली बार सिविल सेवकों और सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? ऑप्शन बी, आबू धाबी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अबू धाबी में नया विदेशी कार्यालय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट परियोजनाओं को फंडिंग करके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के विकास एजेंडे का समर्थन करेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना 2016 में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, संपत्ति बनाने और प्रोडक्शन सेक्टर में निवेश करके एशिया में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी में सुधार करने के मिशन के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? विशिष्ट इंजीनियर, इनोवेटिव एजुकेशनिस्ट, स्थायी विकास सुधारक सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतोखबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट, डायमंड क्राफ्टिंग और निर्यात में अग्रणी कंपनी और इसकी फिलैंथ्रोपिक बाजार श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन द्वारा की गई है। सोनम वांगचुक के बारे में बात करते हैं तो सोनम वांगचुक आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी के निर्माता हैं, जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो कोने जैसे बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। यह टेक्नोलॉजी लद्दाख में जल संकट समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा सोनम वांगचुक पर्यावरणीय चुनौती को सामना करने में भी शामिल है। उनका डिज़ाइन किया हुआ ASECMOL कैंपस सोलर एनर्जी पर चलता है और गर्मी, लाइटिंग या पकाने के लिए किसी भी फॉसिल फ्यूल का उपयोग नहीं करता है। उनके प्रयासों से लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, जो वह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की जनसंख्या अब हो गई है 142.86 करोड़। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। पिछले वर्ष भारत की जनसंख्या में 1.56% की वृद्धि हुई और यह 142.86 करोड़ होने का अनुमान है। चीन की संख्या 142.57 करोड़ है। भारत की जनसंख्या का एक अनुमान है क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई जनगणना नहीं हुई है। चीन की जनसंख्या के अनुसार ये एस्टिमेशन में दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हांगकांग और मकाऊ और ताइवान द्वीप शामिल नहीं किए गए हैं। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो नवंबर 2022 में ग्लोबल पॉपुलेशन 8 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि उतनी तेजी से नहीं है जितनी पहले थी और 1950 के बाद से यह वृद्धि सबसे धीमी दर पर है। अनुमानित जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो है 8045 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री अन्न महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, जोधपुर। राजस्थान में 2 दिन का श्री अन्न महोत्सव 20 से 21 अप्रैल को जोधपुर में शुरू किया गया। इस दौरान उद्योग विशेषज्ञों और माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तथा फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के बीच बातचीत के सत्र आयोजित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 2023 का मैल्कम
आदिशेषिया पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को प्रतिष्ठित मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिसमें उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अलमानी के अनुसार भारत के किस खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीम डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? भीम डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 की ऊर्जा और पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जापान। जापान में G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। 16 अप्रैल को जापान के साप्पोरो शहर में आयोजित की गई यह बैठक, जिसमें ऑटोमोबाइल के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। G7 की इस बैठक में मंत्रियों ने व्हीकल इमिशन को कम करने के प्रयास करने में सहमति व्यक्त की। 2000 में दर्ज कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2035 तक आधा करने में सहमति जताई है। समझौते में देशों के वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला में उत्सर्जन को कम करने में मदद करने का आह्वान किया है। 2040 तक प्लास्टिक कचरे से समुद्र के प्रदूषण को रोकने का नया लक्ष्य भी निर्धारित किया है। G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। G7 की बात करें तो G7 की स्थापना 1975 में की गई। यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमीज, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एनुअली संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित करती है। G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और अस्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर नॉन बाइंडिंग होते हैं। G7 यह कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 ग्रुप के रूप में जाना जाता था। रूस 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से बाहर कर दिए जाने के पश्चात G7 फिर से G7 कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन हैं? तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे रिचेस्ट मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन इलेक्शन वॉच में 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के इनकम की लिस्ट बनाई और उसमें से 29 करोड़पति हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जो कि 510 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम लगभग 15 लाख रुपए की संपत्ति है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो भारत के अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है और यह पदक उन्होंने किर्गिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए जो अनुमान लगाया है वो 6.1% से घटाकर कितना कर दिया है? यह कर दिया है इन्होंने 5.9%। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं, इंडियन क्रिकेटर हैं, वो हैं हर्षल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। निर्वाचन आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किस सीमावर्ती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के किबुती गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब हम जान लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होता है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तरी सीमा पर गांवों के विकास के लिए की गई थी और यह विकास 25 से 26 तक करना है, जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा। इसमें 2,963 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से 663 गांवों को पहले चरण में कवर किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की मदद से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरू योजना बनाई जाएगी। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ यह ओवरलैप नहीं होगा। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमावर्ती गांवों के स्थानीय, प्राकृतिक, मानव और अन्य रिसोर्सेज के आधार पर इकोनॉमिक चालकों की पहचान करना और विकसित करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? तो 3 से 6 अप्रैल को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस या आयोजित की गई है वॉशिंगटन में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित हुआ में भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वैक्सीनों पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो बेसिक रिसर्च से वाणिज्यिक प्रोडक्शन तक वैक्सीन वैल्यू चेन को कवर करता है। यह विशेषज्ञों को पूरी दुनिया से एकत्रित करता है ताकि वे वैक्सीन विकास में अपने ज्ञान और स्पेशलाइजेशन को साझा कर सकें। यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी से निपटने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण या खोला गया है यह सेंटर महाराजगंज में। गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयति संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। जटायु संरक्षण या कंजर्वेशन केंद्र मुख्यतः गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए स्थापित किया गया है। एशियाई किंग गिद्ध एक तेज गति से विलुप्त हो रही प्रजाति है। इसका कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वन क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे जीवित या अथवा मृत को जानबूझकर तोड़ना, नुकसान पहुंचाना, उखाड़ना, एकत्र करना, बेचना या स्थानांतरित करने से रोकता है। एशियाई किंग गिद्ध मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाने वाली चिड़िया है। वर्ष 2004 में इंटरनेशनल नेचुरल
कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गिद्ध की इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में रखा गया था। वर्ष 2007 में IUCN द्वारा लगभग श्रेणी से इसे गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 अप्रैल 2023 को किस वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो इन्होंने तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 5,000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज एवं विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो IPL में 5,000 रन बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज एवं विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कब किया? तो इन्होंने किया ये उद्घाटन 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, यह सम्मान मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। पोलैंड के राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि जेलेंस्की को पोलैंड और यूक्रेन के बीच संबंधों को मजबूत करने, सुरक्षा को बढ़ावा देने और मानवाधिकार की वकालत करने में उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन किया है? तो यह मिशन है चंद्रमा मिशन। नासा ने अपने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस के लिए 4 यात्रियों का चयन किया है, जिसमें एक पहली महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच और फर्स्ट ब्लैक मेल जिनका नाम है विक्टर ग्लोवर, और 2 अन्य यात्री रीड वाइसमैन और जेरेमी हैसन साथ में रहेंगे और ये कैप्सूल के जरिए 2025 की शुरुआत में चंद्रमा की ओर घूमेंगे। वे चंद्रमा पर नहीं उतरेंगे, लेकिन उनकी मिशन एक भविष्य की टीम को एक टचडाउन करने के लिए तैयार करेगी। मानव अंतरिक्ष उड़ान की अंतिम चांद मिशन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 था और पहली जो लैंडिंग थी वो अपोलो 11 ने 1969 में की थी। अगली चांद की जो लैंडिंग होगी, जिसे आर्टेमिस 3 के नाम से जाना जाता है, आर्टेमिस 2 के कम से कम 1 साल बाद होने की उम्मीद है। आर्टेमिस मिशन के बारे में जानते हैं। 1972 के बाद पहली बार चंद्रमा पर इंसानों की वापसी इस मिशन के द्वारा होने जा रही है। नासा का आर्टेमिस मिशन मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानों की एक श्रृंखला है जो 1972 के बाद पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाएगा। इस मिशन का नाम चंद्रमा की ग्रीक देवी आर्टेमिस के नाम पर रखा गया है। आर्टेमिस मिशन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस 1 एक मानव रहित परीक्षण उड़ान है। चंद्रमा के चारों ओर ओरियन अंतरिक्ष यान भेजेगा। आर्टेमिस 2 एक चालक दल परीक्षण उड़ान होगी जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजेगी। और अपोलो 17 के बाद आर्टेमिस 3 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला क्रू मिशन होगा। आर्टेमिस मिशन कई नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेगा, जिसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट, ओरियन अंतरिक्ष यान और लूनर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन शामिल है। SLS अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इसका उपयोग ओरियन को चंद्रमा पर लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। ओरियन एक चालक दल वाला अंतरिक्ष यान है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाएगा और वापस लाएगा। लूनर गेटवे एक अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और आर्टेमिस मिशनों के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? तो यह शुरू किया है बहरीन ने। बहरीन ने एक नई पहल गोल्डन लाइसेंस शुरू करके निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गोल्डन लाइसेंस को बहरीन में बड़े पैमाने पर
इन्वेस्टमेंट योजनाओं के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल बहरीन के बढ़ते इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन का एक प्रमाण है, क्योंकि देश ने हाल ही में लगभग 10 वर्षों में अपनी हाईएस्ट जीडीपी विकास दर हासिल की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अधिसूचित किया है? तो यह किया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी को अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2023 को जारी किए गए आंकड़े के अनुसार मार्च 2023 में कुल जीएसटी संग्रह कितने रुपए का रहा है? तो यह रहा है 1.60 करोड़। जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। जीएसटी जो भारत में वस्तुओं और सर्विसेज की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया है। दोहरी जीएसटी मॉडल अपनाया है, जिसमें राज्य और केंद्रीय या दोनों पर कर लगाता है। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राज्य जीएसटी है, और सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एकत्रित किया जाता है। आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। यूटीजीएसटी जो यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट द्वारा एकत्रित संघीय क्षेत्र जीएसटी है। संविधान संशोधन 122 के द्वारा भारत में इसे पारित किया गया। जीएसटी काउंसिल में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 रहती है। भारत में पारित करने वाला पहला राज्य है असम, जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी अपने स्टेट में लागू किया। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह आधारित है कनाडा पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य ने हिंदू फोबिया हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया? तो यह किया है जॉर्जिया ने। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक सांधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया। इसका मुख्य कार्य है टेररिज्म की समस्याओं से निपटना और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करना। एक डिफेंस ट्रीटी है। मुख्यालय ब्रसेल्स में है, जो बेल्जियम में है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था पुणे में। प्रश्न है, T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वे हैं शाकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल शुरू कर दिया है? तो यह शुरू किया है इन्होंने दिल्ली जयपुर रूट पर। दिल्ली जयपुर रूट पर विश्व की पहली 7.2 मीटर हाई राइज वंदे भारत ट्रेन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह को नियुक्त किया गया है एसोचैम का नया अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो पीएफआरडीए के लोकपाल के लिए अधिकतम
आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। अब हम पीएफआरडीए यानी पफर्डा के बारे में जान लेते हैं। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य नेशनल पेंशन सिस्टम की देखरेख करना और भारत के पेंशन क्षेत्र को रेगुलेट करना था। पीएफआरडीए यह 2014 में रेगुलेटरी पीएफआरडीए एक्ट के तहत स्थापित एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। इसका उद्देश्य पेंशन फंड की स्थापना, विकास और रेगुलेशन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा पेंशन फंड की योजनाओं और उससे संबंधित मामलों के ग्राहकों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है दिलफार रूसेफ को। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम जान लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज में सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। इसकी स्थापना 2015 में ब्रिक्स द्वारा की गई थी। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक परियोजनाओं को फंडिंग करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 22 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास अरब सागर के कोंकण तट पर आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना और इंग्लैंड की रॉयल नेवी के बीच में समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 कोंकण तट पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मथुआ मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो मथुआ मेला का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी है? तो ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना यह रखी गई है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, नृत्य के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 किन्हें प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिंहचारी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज इलस्ट्रेटेड बुक ये लिखी है श्रीमंत कोक्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो यह बढ़ोतरी की है इन्होंने 4% की। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र को विश्व में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र को विश्व में स्थान दिया गया है 48वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की। भारत की किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 77वें स्थान पर। मिस इंडिया 2023 कौन बनी? तो मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर बार्सिलोना ओपन चैंपियनशिप जीता। तो ये थे अप्रैल मंथ के पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मिलते हैं अप्रैल मंथ के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।